नमस्कार साथियों, आप सभी को मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था आलोचनात्मक सिद्धांत। तो आलोचनात्मक सिद्धांत क्या होता है मैंने आपको बताया, और यहीं पर हम बात करेंगे इसके मतलब कि इसकी उद्भव कहाँ से हुआ था। ठीक है, आलोचनात्मक सिद्धांत का उद्भव कैसे, कौन थे उसके चेयरमैन, कौन थे उसके संस्थापक, उसकी उद्भव कहाँ से हुआ था। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पर देखते हैं। फ्रैंकफर्ट स्कूल। ठीक है, तो जैसा कि आलोचनात्मक समाजशास्त्र का उद्भव, जैसा कि आलोचनात्मक समाजशास्त्र का जो उद्भव है फ्रैंकफर्ट स्कूल, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था फ्रैंकफर्ट स्कूल जर्मनी से, ठीक है, हुआ था। वास्तव में सन 1923 में, याद नोट कर लीजिएगा, वास्तव में सन 1923 में मार्क्स के सिद्धांतों की नए सिरे से व्याख्या करने के उद्देश्य के साथ, ठीक है, ये जो आलोचनात्मक समाजशास्त्र है ये मार्क्स के सिद्धांतों की नए सिरे से व्याख्या करने के उद्देश्य के साथ कुछ सामाजिक शोधकर्ताओं ने एवं दर्शन शास्त्रियों ने जर्मनी के फ्रैंकफर्ट नगर नामक शहर में एक संस्था प्रारंभ की थी। इसी संस्था को फ्रैंकफर्ट स्कूल कहा जाता है। ठीक है, मतलब कि मार्क्स के सिद्धांतों को एक नए सिरे से उजागर करना था, जहाँ पर शोधकर्ताओं एवं दर्शन शास्त्रियों ने अपने फ्रैंकफर्ट नगर में ही इस संस्था को प्रारंभ किया था। इस संस्था को फ्रैंकफर्ट स्कूल कहा जाता है। यद्यपि इस संस्था का जो औपचारिक नाम है द इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल रिसर्च, ठीक है, जो औपचारिक नाम है द इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल रिसर्च था। इस संस्था के प्रथम अध्यक्ष मैक्स होरखैमर थे। फ्रैंकफर्ट स्कूल की जो स्थापना हुई, मुख्य उद्देश्य एक ऐसे समाजशास्त्रीय सिद्धांत का निर्माण करना था। ठीक है, इसका जो स्थापना का जो मुख्य उद्देश्य था, ऐसे समाजशास्त्रीय सिद्धांत का निर्माण करना था जहां अर्थव्यवस्था, मनोविज्ञान, संस्कृति, तत्कालीन पूंजीवाद, समाज के मध्य स्थापित संबंधों का अध्ययन कर सके। जहां पर अर्थव्यवस्था, मनोविज्ञान, तत्कालीन पूंजीवाद समाज का नए सिरे से अध्ययन कर सके। इसका मुख्य कारण यह था कि इस स्कूल के सदस्य तत्कालीन क्लासिकल समाजशास्त्रीय से सिद्धांतों से संतुष्ट नहीं थे, जहां पर परंपरागत समाजशास्त्रीय सिद्धांत के जो नियम लागू होते थे उस नियमों से, ठीक है, और उस सिद्धांतों से ये जो नवीन समाजशास्त्रीय सिद्धांत थे उससे वो संतुष्ट नहीं थे। इन विचारकों का मत था कि ये सिद्धांत समाज के चित्र का, उनका जो मत था कि ये जो सिद्धांत थे समाज के चित्र का सही प्रस्तुतिकरण नहीं कर सकते थे। कौन? जो परंपरागत समाजशास्त्री विचारक थे, सही रूप से उसका प्रस्तुतिकरण नहीं कर पाए थे। इसलिए इन विचारकों ने अपना एक नया सिद्धांत विकसित किया, जो आलोचनात्मक सिद्धांत या फिर आलोचनात्मक समाजशास्त्र के नाम से जाना जाता है, जिनकी संस्था फ्रैंकफर्ट स्कूल के समाजशास्त्र में पाई जाती है। ठीक है, तो ये हो गया उसके उद्भव। अब हम देखते हैं फ्रैंकफर्ट स्कूल की स्थापना के कारण, क्या कारण थे, किन कारणों से फ्रैंकफर्ट स्कूल की स्थापना हुई, जहां पर आलोचनात्मक सिद्धांत को महत्व दिया गया। जैसे कि हमने ऊपर भी कहा है, फ्रैंकफर्ट स्कूल की जो स्थापना हुई थी उसका जो मुख्य कारण एक ऐसे समाजशास्त्रीय सिद्धांत की स्थापना करना था जो समाज के सही दिशा को उजागर करे, सही चित्र को प्रस्तुतिकरण दे। इस स्कूल के समर्थक मार्क्स के विचारों से सहमत नहीं थे। ठीक है, जो फ्रैंकफर्ट स्कूल के जो विचारक थे वो मार्क्स के विचारों से सहमत नहीं थे। इसके मार्क्स के विचारों को उन्होंने नए सिरे से उजागर करने का प्रयत्न किया। अन्य कुछ कारण भी थे जिन्होंने इस स्कूल की स्थापना में योगदान दिया था। इन कारणों में संक्षिप्त टिप्पणी में हम लिख सकते हैं, जैसे कि कार्ल मार्क्स के सर्वहारा क्रांति के पश्चात। ठीक है, पहले नंबर पे आता है कार्ल मार्क्स के सर्वहारा क्रांति। कार्ल मार्क्स का क्या करना चाहते थे? वर्ग विहीन समाज की स्थापना चाहते थे, जहाँ पर सर्वहारा वर्ग को वो प्रस्तुत करना चाहते थे। उसी के पश्चात राज्य विहीन समाज अर्थात समाजवादी समाज की स्थापना की भविष्यवाणी की थी। समाज की स्थापना की भविष्यवाणी भी की थी, किंतु इस बीच जर्मनी समाजशास्त्री मैक्स वेबर नौकरशाही का सिद्धांत प्रस्तुत किया। ठीक है, जर्मनी के जो समाजशास्त्री थे मैक्स वेबर, उन्होंने नौकरशाही के सिद्धांत को प्रस्तुत किया। इस सिद्धांत के अंतर्गत उन्होंने अपने माध्यम से वर्तमान समाज एक विवेकपूर्ण और नौकरशाही का सिद्धांत होता है। वर्तमान समाज क्या है? एक विवेकपूर्ण
ठीक है, जहाँ पर तार्किक शक्तियाँ और मतलब कि तार्किक शक्तियाँ और नौकरशाही, जहाँ पर सरकार के अधीन पदाधिकारी जो नियुक्ति किए गए हैं उन्हीं के आधार पर समाज की व्यवस्था की थी। इस यूरोपीय समाज से निष्कर्ष निकलता है कि आधुनिक समाज मूल रूप से पूंजीवादी समाज है। ठीक है, जो आधुनिक समाज है मूल रूप से क्या है, पूंजीवादी समाज है। इससे विचारकों का अनुभव ये हुआ कि मार्क्स की जो भविष्यवाणी सही थी या नहीं थी, हमें इस चीज़ को जानना था। इससे विचारकों का अनुभव ये हुआ कि मार्क्स की भविष्यवाणी सही नहीं है। उनका मार्क्स के सिद्धांतों पर ही विश्वास उड़ गया। उन्होंने फ्रैंकफर्ट स्कूल की स्थापना की, जहां मार्क्स के विचारों को एक नए सिरे से उन्होंने उजागर किया। दूसरा है, सन 1934 में रूस में स्टालिन ने सत्ता संभाली। 1934 में रूस में स्टालिन एक ऐसे विचारक थे, उन्होंने सत्ता को संभाला। स्टालिन ने रूस में बहुत से लोगों को देश से निकाल दिया। ठीक है, क्यों निकाला, किस कारण से निकाला, कहीं ना कहीं उसके कारण छिपे हुए हैं। इस समय रूस में अकाल ने लाखों लोगों के जीवन को समाप्त कर दिया। मार्क्स के जो समाजवाद की कल्पना को स्टालिन ने घूल दूषित कर दिया। ठीक है, मार्क्स के जो समाजवादी की स्थापना की थी उसमें रूस के जो स्टालिन विचारक थे उन्होंने उसे धूल दूषित कर दिया। किंतु जर्मनी के मार्क्सवादियों ने अनुभव किया कि मार्क्स के जो सिद्धांत थे गलत नहीं है, किंतु नवीन परिस्थितियों में इन सिद्धांतों को नए सिरे से व्याख्या होनी चाहिए। मतलब उन्होंने महसूस किया मार्क्स ने भी जो अपने विचार और सिद्धांत दिए थे कहीं ना कहीं ये सही थे और गलत नहीं, और उन्होंने उसके विचारों को एक नए सिरे से उजागर किया। तीसरा है, प्रथम विश्व युद्ध से पहले इटली में मुसोलिनी ने फांसीवाद को जन्म दिया। ठीक है, प्रथम विश्व से पहले इटली ने क्या हो गया, इटली में मुसोलिनी ने फांसीवाद को जन्म दिया। फांसीवाद का सीधा सिद्धांत जो है ना, राज्य एवं पूंजीवाद के माध्यम से मनुष्य का शोषण करना था। फांसीवाद का सीधा सिद्धांत क्या था, पूंजीवाद के माध्यम से मनुष्य का शोषण करना था। इस प्रकार फांसीवाद में क्या हुआ, मनुष्य की स्वतंत्रता की कल्पना जो बेईमानी थी, मनुष्य की जो स्वतंत्रता वो एक बेईमानी था। मतलब कि मनुष्य की स्वतंत्रता, मनुष्य अपने जीवन को अपने तरीके से जिए, ये सब दिखावा था। ठीक है, तो किंतु मार्क्स ने मानव स्वतंत्रता की कल्पना की थी। उन्होंने मनुष्य को शोषण से मुक्ति दिलाने की चेष्टा की थी। ठीक है, पूंजीवाद का उन्होंने विरोध किया था। मार्क्स की कल्पना को पुनर्जीवित करने के लिए ही यूरोप के मार्क्सवादियों ने आलोचनात्मक सिद्धांत को फ्रैंकफर्ट स्कूल के माध्यम से प्रस्तुत किया। मार्क्स के सिद्धांत की एक विशेषता क्रिया एवं सिद्धांत का सम्मिश्रण था। क्रिया और सिद्धांत के आधार पर उन्होंने उत्पादन पद्धति का भी प्रयोग किया। फिर उन्होंने कुल मिलाकर मार्क्सवादियों का उद्देश्य मार्क्स के सिद्धांतों को इस प्रकार प्रस्तुत करना था। कुल मिलाकर मार्क्सवादियों का जो उद्देश्य था वो मार्क्स के सिद्धांतों को इस प्रकार प्रस्तुत करना था कि समाज में मनुष्य का शोषण सही रूप सामने आ सके, किस प्रकार उनका शोषण हो रहा है वो रूप सामने आ सके। इस उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए फ्रैंकफर्ट स्कूल की स्थापना की गई। ये था फ्रैंकफर्ट स्कूल के उद्भव तथा उसके कारण, किस कारण हुए थे, तो ये उनके कारण थे। तो मार्क्स के जो विचारों को एक नए सिरे से उजागर करना था। ठीक है, और मार्क्स के कही जो बात थी कहीं ना कहीं गलत नहीं थी, वो सही था। मनुष्य का शोषण तो हो ही रहा था, लेकिन उस शोषण को उजागर करना था, लोगों के समझ प्रस्तुत करना था क्यों हो रहा उनका शोषण, किस कारण से हो रहा है। तो ये उनके उद्भव के कारण थे। अब हम देखते हैं फ्रैंकफर्ट स्कूल के प्रमुख विचारक क्या क्या विचारक थे उसके। ठीक है, जैसा कि हमने ऊपर कहा था कि फ्रैंकफर्ट स्कूल के जो संस्थापक है वो कौन था, फेलिक्स बेल। फ्रैंकफर्ट स्कूल के संस्थापक फेलिक्स बेल है तथा प्रथम चेयरमैन मैक्स होरखेमर थे। याद रखिएगा, संस्थापक फेलिक्स बेल, प्रथम चेयरमैन मैक्स होरखेमर थे। किंतु इस स्कूल के प्रमुख विचारक जॉर्ज लुकाम्स है, जहाँ पर हम उसके विचारकों की बात करेंगे। लुकाम्स के अलावा फ्रैंकफर्ट स्कूल की विचारधारा को विकसित करने में होरखेमर, थियोडोर एडर्नो, हर्बर्ट मार्म्यूस, वाल्टर बेंजामिन, एरिक फ्राम का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। यहाँ यह बात उल्लेखनीय है कि उपयुक्त विद्वान अनेक विषयों के समाज वैज्ञानिक थे, ना कि केवल समाजशास्त्री। तो किंतु फ्रैंकफर्ट स्कूल को विकसित करने में सर्वाधिक योगदान जॉर्ज लुकाम्स, मैक्स होरखेमर तथा थियोडोर एडोर्नो को रहा था। यहाँ इन तीनों पर हम संक्षिप्त विचार व्यक्त करेंगे कि
जॉर्ज लुकाम, पहला हो गया जॉर्ज लुकाम्स। उन्होंने आलोचनात्मक सिद्धांत पर या फ्रैंकफर्ट स्कूल पर क्या क्या विचार दिए थे। तो सबसे पहले मैं उसका परिचय करवा देता हूँ। जॉर्ज लुकाम्स का जो जन्म हुआ था वह सन 1885 में बुडापेस्ट में हुआ था। ठीक है, बुडापेस्ट में हुआ था तथा यहीं पर सन 1971 में उनकी मृत्यु ही हुई थी। जॉर्ज सिमेल तथा मैक्स वेबर के शिष्य थे। उनकी जो प्रमुख रुचि थी सर्वहारा वर्ग में चेतना शक्ति जागृत करने में थी। उनकी जो प्रमुख रुचि थी जॉर्ज लुकाम्स की कि सर्वहारा वर्ग में चेतना शक्ति को जागृत करना था। किसको जागृत करना था? चेतना शक्ति को जागृत करने में थी। उन्होंने मार्क्स के ऐतिहासिक भौतिकवाद सिद्धांत के स्थान पर मार्क्स के भौतिकवादी ऐतिहासिक सिद्धांत के स्थान पर चेतना का सिद्धांत प्रस्तुत किया। लुकाम्स ने अपनी पुस्तक, उसकी एक पुस्तक थी हिस्ट्री एंड क्लास कॉन्सेक्वेंस, ठीक है, हिस्ट्री एंड क्लास कॉन्सेक्वेंस में सर्वहारा वर्ग का अच्छा विश्लेषण किया। उनकी एक पुस्तक थी हिस्ट्री एंड क्लास कॉन्सेक्वेंस में सर्वहारा वर्ग का अच्छा विश्लेषण किया। लुकाम्स की जो पुस्तक थी, ठीक है, पूंजीवादी विकास की दशाओं के विश्लेषण की जो रूपरेखा प्रस्तुत करती थी, मार्क्स के अलगाव के सिद्धांत से बहुत कुछ मिलती जुलती थी। जहाँ पर उन्होंने चेतना का सिद्धांत को प्रस्तुत किया था। लुकाम्स का सर्वप्रमुख विचार वर्ग चेतना है। ठीक है, लुकाम्स का सर्वप्रमुख विचार क्या था? वर्ग चेतना। वर्ग चेतना को अभिप्राय ऐसे चीज़ों से होता है जो संयुक्त विश्वास और व्यवहारों से है, जो एक समाज में एक समान वर्ग स्थिति होते हैं, वर्ग चेतना का संबंध ना तो व्यक्तिगत चेतना के औसत से होता है, ठीक है, और ना ही उसके योग से। वर्ग चेतना का उत्पादन व्यवस्था में समान वर्ग स्थिति वाले लोगों के गुण से होता है। लुकाम्स का ये जो दृष्टिकोण है पूंजीपति वर्ग और सर्वहारा वर्ग की एक के अंतर को भी रेखांकित करता है। लुकाम्स ने अपने इस विचार के द्वारा स्पष्ट किया कि समाज के आर्थिक वर्ग की जो स्थिति है, वर्ग चेतना तथा स्वयं के जीवन के प्रति अपने विचारों के मध्य संबंध स्थापित किया था। तो ये जॉर्ज लुकाम्स का फ्रैंकफर्ट स्कूल के मध्य अपने विचार दिए थे। उनकी कुछ पुस्तकें हैं हिस्ट्री एंड क्लास कॉन्सेक्वेंस, जहां उन्होंने 1923 में इस पुस्तक को लिखा और उसी पुस्तक में उन्होंने चेतना के सिद्धांत को प्रस्तुत किया था। और उनकी कुछ और पुस्तकें भी हैं, ए स्टडी ऑन द यूनिटी ऑफ हिज आइडियाज़ 1924 में, द मीनिंग ऑफ कंटेम्प्रेरी रियलिज्म 1963 में, पॉलिटिकल राइटिंग्स 1972 में, स्टडीज इन यूरोपियन रियलिज्म 1972 में, द यंग हेगल 1975 में, द प्रेजेंट एंड फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेटाइजेशंस 1988 में इस पुस्तकों को उन्होंने लिखा था। तो इस प्रकार जॉर्ज लुकाम्स ने अपने फ्रैंकफर्ट स्कूल के मध्य अपने विचार व्यक्त किए थे। अब देखते हैं मैक्स हॉर्खहेमर ने अपने क्या क्या विचार दिए थे फ्रैंकफर्ट स्कूल के मध्य। सबसे पहले उनका जो फ्रैंकफर्ट स्कूल के प्रथम चेयरमैन मैक्स हॉर्खहेमर ही थे। ठीक है, उनका जो जन्म है जर्मनी में सन 1895 में हुआ था। वे धर्म से यहूदी थे। उन्होंने फ्रैंकफर्ट यूनिवर्सिटी के कई विषयों का अध्ययन किया। सन 1930 में वे सामाजिक शोध संस्थान के निर्देशक भी बने। सन 1951 से सन 1953 तक हॉर्खहेमर फ्रैंकफर्ट यूनिवर्सिटी के कुलपति के पद पर भी नियुक्त किए गए थे। फिर उसने शिकागो यूनिवर्सिटी अमेरिका में हॉर्खहेमर विजिटिंग प्रोफेसर भी थे। सन 1973 में हॉर्खहेमर का देहावसान भी हुआ। ठीक है, हॉर्खहेमर ने एटिक फार्म्स के साथ मिलकर कई लेख लिखे, जहां उन्होंने उदारवादी पूंजीवाद की कड़ी आलोचना की। उदारवादी पूंजीवाद की उन्होंने आलोचना की थी। किसने? हॉर्खहेमर ने। मैक्स हॉर्खहेमर ने उनकी आलोचना की। उन्होंने एडोर्नो के साथ भी मिलकर कई पुस्तकों की रचना की, जिनके माध्यम से उन्होंने प्रगति का ज्ञानोदय विचार को भी प्रस्तुत किया। उनकी आलोचना की। प्रगति का ज्ञानोदय विचार की भी आलोचना की। किसकी ये था? प्रगति का ज्ञानोदय विचार किसका था? ये मार्क्सवाद पर आधारित था। हॉर्खहेमर ने आलोचनात्मक समाजशास्त्र की अग्रणी सिद्धांतकार थे। उन्होंने सिद्धांत की मूलभूत मान्यता के आधार पर
कई लेख लिखे, ठीक है। उनका मानना है कि आधुनिक सभ्यता के कायाकल्प के लिए सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक दोनों ही स्वरों पर परिवर्तन की आवश्यकता है। उनका मानना है सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक दोनों ही स्वरों पर परिवर्तन की आवश्यकता है। होरखेमर का मत है कि सर्वहारा क्रांति एवं क्रांति के पश्चात, सर्वहारा क्रांति और क्रांति के पश्चात समाजवाद की स्थापना का मार्क्स का विचार भ्रमपूर्ण है, ठीक है। उनका मत था सर्वहारा क्रांति एवं क्रांति के पश्चात समाजवाद की स्थापना, ये उन्होंने कुछ ठीक नहीं समझा। मार्क्सवाद ने इसे प्रस्तुत किया था, लेकिन होरखेमर ने इसे कुछ अपने तरीके से अच्छा नहीं माना। मार्क्स ने मानवीय चिंतन को कोई महत्व नहीं दिया था, ठीक है। मार्क्स ने मानवीय चिंतन को कोई महत्व नहीं दिया था। उन्होंने केवल उत्पादन शक्ति के रूप में केवल भौतिक शक्ति को ही महत्व दिया था। होरखेमर ने अनुभववाद एवं प्रत्यक्षवाद को स्वीकार नहीं किया। उनका मत है कि ये दोनों विचार सामाजिक घटनाओं का केवल ब्राह्मिक रूप से अध्ययन करते हैं, आंतरिक रूप से नहीं, ठीक है। इस प्रकार होरखेमर ने अपने विचार व्यक्त किए। उनकी कुछ लेख हैं, ठीक है। डायलेक्टिक ऑफ एनलाइटमेंट नॉर्थ एडोर्नो के साथ उन्होंने 1944 में मिलकर इसको लिखा था। क्रिटिकल थ्योरीज 1972 में, द इक्लिप्स ऑफ रीजन 1974 में, ये उनकी कुछ पुस्तक थी। और हम देखते हैं थियोडोर एडोर्नो, उन्होंने क्या क्या फ्रैंकफर्ट स्कूल के मध्य अपने विचार व्यक्त किए थे। थियोडोर एडोर्नो का जो जन्म हुआ था सन 1903 में जर्मनी के फ्रैंकफर्ट शहर के यहूदी परिवार में हुआ था। यद्यपि बाद में एडोर्नो ने प्रोटेस्टेंट धर्म ग्रहण कर लिया। फ्रैंकफर्ट यूनिवर्सिटी में उन्होंने पहले दर्शनशास्त्र, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान तथा संगीत में शिक्षा ग्रहण की। बाद में उन्होंने 1924 में पीएचडी की उपाधि भी प्राप्त की। सन 1933 में उन्होंने कीरकेगार्ड पर लिखे गए शोध प्रबंध, कीरकेगार्ड पर लिखे गए शोध प्रबंध थीसिस पर भी डीलिट की उपाधि भी प्राप्त की। जिस दिन हिटलर ने जर्मनी की सत्ता संभाली, ठीक है, जिस दिन हिटलर ने जर्मनी की सत्ता संभाली थी, इसके बाद कुछ कारणवश एडोर्नो ने अमेरिका में रहे, किंतु बाद में जर्मनी लौट आए। होरखेमर के रिटायरमेंट के पश्चात फ्रैंकफर्ट इसका स्कूल की कमान उन्होंने संभाली, ठीक है। एडोर्नो का अधिकतर लेख होरखेमर के साथ था, ठीक है। उन्होंने डायलेक्टिक ऑफ एनलाइटमेंट इस पुस्तक में उन्होंने ज्ञानोदय के द्वंद्व को उठाया। इस पुस्तक में उन्होंने किसको उठाया? ज्ञानोदय के द्वंद्व को उठाया, जो मार्क्सवाद पर आधारित था। यह पुस्तक फ्रैंकफर्ट स्कूल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ था। इन लेखों ने इस पुस्तक में एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया, मानवीय जीवन की अधिकारी मानव जाति को एक सही दिशा प्रदान करेगा, किंतु ऐसा नहीं हुआ, ठीक है। यहाँ पर उन्होंने एक चीज़ को उठाया, मानवीय जीवन की अधिकारी मानव जाति को एक सही दिशा प्रदान करेगा, किंतु ऐसा नहीं हुआ। ज्ञानोदय से उत्पन्न आधुनिक समाज ने मानव जाति का भला ही नहीं किया है, मानव जाति का उन्होंने भला ही नहीं किया। यह ज्ञानोदय का द्वंद्व है। इन दोनों लेखकों का जो ज्ञानोदय का उदय सिद्धांत वेबर की तर्क संगतता तथा मार्क्स के वस्तु विनिमय सिद्धांत को एक साथ जोड़कर देखने को मिलता है, ठीक है। जो इनका ज्ञानोदय का जो द्वंद्व है, ये दोनों लेखकों ज्ञानोदय का उदय सिद्धांत, वेबर की तर्क संगतता तथा मार्क्स के वस्तु विनिमय सिद्धांत को एक साथ जोड़कर देखता है। उनकी कुछ पुस्तकें हैं, द ऑथोरिटीज पर्सनालिटी 1950, प्रिज्म 1967 में लिखा था, डायलेक्टिक ऑफ एनलाइटमेंट विथ होरखेमर के साथ 1973 में, मिनिमा मोरेला 1974 में, इंट्रोडक्शन टू द सोशोलॉजी ऑफ म्यूजिक 1979 में उन्होंने अपने कुछ पुस्तकों को लिखे थे। तो ये हुआ आपका आलोचनात्मक सिद्धांत के समक्ष फ्रैंकफर्ट स्कूल के बारे में जो अपने अपने विचार व्यक्त किए थे, उनको हमने यहाँ प्रस्तुत किया। धन्यवाद।